हेलो गाइस, दिस इज़ मधुसूदन गोयल एंड वेलकम टू द अपना स्कूल। और आज हम कुछ डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ के सब्जेक्ट साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको बहुत ज़्यादा ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए काम आने वाले हैं। तो पहले ही मैं बता दूं, सभी बच्चे जितने जो भी इसको ध्यान से देख रहे हैं, एक तो उनके लिए बेनिफिशियल रहने ही वाला है। और एक बार जब मैं आंसर बताऊंगा उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके अपने आप अपना एक उत्तर को ज़रूर देखेंगे, अपने आप पढ़ के एक बार क्वेश्चन को ज़रूर देखेंगे कि इसका क्या उत्तर आ सकता है, और फिर चेक कर लेंगे, जिससे आपकी और ज़्यादा अच्छी तैयारी हो सकती है। चलिए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन जो है बेटा हमारा वो है, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। मतलब एक अवतल लेंस के द्वारा कैसा वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो सबसे पहले बात तो हम बात करते हैं, लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। आपको पता है अवतल लेंस कैसा होता है, बीच से पतला और किनारों से बेटा थोड़ा थिक रहता है, अर्थात मोटा। अगर मैं इसके ऊपर किसी प्रकाश किरण के बारे में बात करूं तो ये प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है, और इसका जो प्रतिबिंब बनता है तो बेटा पीछे की तरफ बनता है, अर्थात लेंस के आगे ना बन के किधर बनता है, इधर पीछे। तो इसका मतलब पक्का आभासी तो होगा, और वैसे भी चारों ऑप्शन आभासी हैं। और बेटा आपको याद रखना है, जब भी प्रतिबिंब कैसा बनने वाला होगा, आपका आभासी बनेगा, तो वो सदैव क्या होने वाला होगा, सीधा। तो आभासी और सीधा। एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि आपका जो अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा छोटा बनने वाला होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आभासी, सीधा और छोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। तो बेटा जो परमाणु है वो तीन अवयव परमाणु कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। बेटा इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है उदासीन। क्या होता है, उदासीन। तो बेटा याद रखना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा समान होती है, बस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव। और ये आवेश होता कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आपको यहाँ से एक और सवाल तैयार हो जाएगा कि आवेश का मात्रक होता है, तो क्या होता है बेटा आपका, कूलाम। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, गै। इसके अंदर गै क्वेश्चन कह रहा है, एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो बेटा आपको याद रखना है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर बनता है ऐसा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो याद रखना है आपको 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। और बेटा इसके लिए जो अधिकतम दूरी होती है, ये तो न्यूनतम है, अगर मैं बात करता हूँ अधिकतम दूरी के बारे में तो बेटा वो होती है अनंत। कितनी होती है, अनंत, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी। ठीक है। और यहीं पे एक और क्वेश्चन भी बन जाता है कि जो हमारी दृष्टि है, दृष्टि का परास क्या होता है। तो बेटा कम से कम हम कितना देख सकते हैं, 25, और ज़्यादा ज़्यादा कितना देख सकते हैं, अनंत तक। तो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक जो होता है वो होता है स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का परास। क्या कहते हैं बेटा इसको, परास। ठीक है। तो ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं, पहला ऑप्शन दे रखा है, सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं और परस्पर काटती हैं। तो बेटा आपको याद रखना है, अगर मैं चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में बात करूं जो कि कैसे किधर से किधर को चलती हैं, तो बेटा अगर मैं बात करता हूँ चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में, तो जैसे ही हमारे पास दंड चुंबक है, इसमें ये आपका नॉर्थ पोल, ये ऊपर वाला नॉर्थ पोल ले लेते हैं, नीचे की तरफ साउथ पोल ले लेते हैं आपका। ठीक है। तो आपका इसके अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं वो कुछ नॉर्थ टू साउथ चलती हैं आपकी, इस तरह से। ठीक है। तो याद रखना है, ये जो है सदैव एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के पर बिंदु पर मिलती हैं, या एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो बेटा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही रहने वाला है कि एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, क्योंकि उस जगह पर चुंबकीय बल की जो दिशा है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो दो प्रकट हो जाएंगी, तो जो कि असंभव होगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारे लिए है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। वक्रता त्रिज्या आप जानते हो, वक्रता त्रिज्या आर। इसमें हमने पीछे वाली वीडियो जो हमने पीछे जो लास्ट हमने बात करी थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं। तो वक्रता त्रिज्या आर के ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे। आर इक्वल्स टू होता है 2f, फोकस दूरी का 2 गुना। ठीक है। तो बेटा वक्रता त्रिज्या को आप किस किस चीज़ में नाप सकते हो, आप मीटर में भी नाप सकते हो क्योंकि एक तरीके की दूरी है, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, मिलीमीटर में भी नाप सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है बेटा। क्वेश्चन सा ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है नेक्स्ट। ये कह रहा है आपका प्रतिरोध आर के किसी तार को
5 बराबर भागों में काट दिया जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में समायोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R बटे R डैश का मान होगा। तो बेटा अगर मैं क्या कर रहा हूँ, एक बड़े प्रतिरोध को किस में कर दे रहा हूँ, 5 छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दे रहा हूँ। तो बेटा वहाँ पे जो R1, R2, R3, R4 ये जितने भी मान हो जाएंगे, ठीक है, R4 और R5, क्योंकि 5 भागों में बांट दे रहे हो तो बेटा इसका टोटल का अगर रेजिस्टेंस R है तो वो R बटे 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। और अगर देखो हमसे क्या कह रहा है, यदि इन टुकड़ों को पार्श्व क्रम में समायोजित कर दिया जाता है, किस में कर रहे हैं हम, पार्श्व क्रम में। तो पार्श्व क्रम का मतलब समांतर क्रम होता है। तो 1/r बराबर कितना होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 और प्लस 1/r5। आपको पता है R1, R2, R3, R4, R5 का मान कितना है, R/5, R/5, R/5। तो जब हम यहाँ पे R/5 रखेंगे तो 1 बेटा ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से, ठीक है ना, क्योंकि आर 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 तो ऊपर सारी की सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी तो ये इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये आर डैश की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम यहाँ से आर बटे आर डैश की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा, 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। ये कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा, तो बेटा हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक तो चीज़ होती है जो विद्युत धारा को किस में बदलती है, विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में, वही विद्युत धारा से यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। और एक होता है जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। तो आपसे कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने का, तो बेटा ये जो होता है जनित्र, जिसे हम जनरेटर भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, जनरेटर। तो जनरेटर क्या करता है, जनरेटर जब हम उसको चलाते हैं तो वो हमारे को यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल के देता है, विद्युत धारा में। और बेटा अगर मैं यहीं पे एक और क्वेश्चन कहने लग जाऊँ कि बेटा वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को, किसको बेटा, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में, तो बेटा उसका नाम क्या है, तो उसे कहते हैं विद्युत मोटर। क्या कहते हैं उसको, विद्युत मोटर। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो जनित्र क्या है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत धारा में बदलता है, और विद्युत मोटर क्या है, जो विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो बेटा ये जो थे आपके, ये 7 क्वेश्चन थे किस चीज़ के, फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान के। अब जो मैं अगली जो इसी में आगे चालू कर रहे हैं हम, उपखंड है जो आपके पेपर में आने वाले हैं, कुछ इस तरह से आने वाले हैं। 7 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे, फिर कुछ 6 क्वेश्चन के करीब आपके रसायन विज्ञान में से आएंगे, और ऐसे ही कुछ 7 के करीब क्वेश्चन जो आएंगे आपके किस में आएंगे, बायोलॉजी के अंदर आएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट, तो बेटा लेड को क्या कहते हैं हम, पीवी, और नाइट्रेट क्या होता है, NO3। तो बेटा पीवी के ऊपर कितना आवेश होता है, डबल पॉजिटिव, नाइट्रेट के ऊपर सिंगल नेगेटिव। तो ये कह रहा है इसका रासायनिक सूत्र होगा, तो मैं कह रहा हूँ कि इसका आवेश संयोजकता जो है वो 2 है, इसकी 1 है, तो इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर। तो बेटा इसका सूत्र क्या हो जाएगा आपका, तो आप कहोगे PV NO3 का होल ट्वाइस, चाहे आप गुणा करके देख लीजिए, NO3 का होल ट्वाइस। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अगला आगे बढ़ जाते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो बेटा पीएच मान हमें पता है, पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से 14 तक। अगर किसी चीज़ का पीएच मान 7 से कम है तो इसका मतलब वो क्या होता है बेटा जी, अम्ल, ठीक है। अगर किसी चीज़ का पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो वो क्या होता है, क्षार। और अगर किसी चीज़ का पीएच मान 7 के बराबर है तो वो क्या होता है बेटा जी, उदासीन। तो हमें पता है जो जल होता है शुद्ध जल, वो क्या होता है, उदासीन। तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7। अगर कोई अम्ल होगा तो 7 से कम, क्षार होगा तो 7 से ज़्यादा, ठीक है, और उदासीन है तो 7। अगर हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस को निकालती है। तो बेटा अगर हम विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बात करें तो जो हाइड्रोजन से जो ऊपर के तत्व होते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में, जिसे हम सक्रियता श्रेणी भी कह देते हैं, वो जल से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देते हैं। तो ऐसे कौन कौन से तत्व हैं आपके, तो बेटा सबसे अधिक अभिक्रियाशील तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, पोटेशियम। तो बेटा पोटेशियम, ठीक है ना, सबसे पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, कुछ ही ऐसे तत्व हैं जो कि हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो जब हम इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। तो पोटेशियम इसका सही आंसर है, पोटेशियम। नेक्स्ट ये कह रहा है CH3 CH2 CHO का नाम है। तो बेटा ये आपसे नाम पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले तो अगर मैं IUPAC के बारे में बात करूँ तो आपके पास 4 तरीके के समूह होते हैं। एक तो OH जिसे हम अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है ना, और इसके लिए क्या लगाते हैं, ऑल लगा देते हैं,
ठीक है। एक होता है बॉन्ड CHO जो कि एल्डिहाइड समूह होता है, इसके लिए क्या लगा देते हैं, अल। एक होता है बॉन्ड COOH जिसके लिए ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके लिए हम लगाते हैं ओइक अम्ल लगा देंगे, ठीक है। और एक जो लास्ट रह गया है वो है बॉन्ड COO बॉन्ड, तो ये होता है कीटोन समूह। कौन सा समूह होता है बेटा, ये कीटोन, जिसके लिए हम क्या लगा देते हैं, ऑन। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कौन सा समूह दिखाई दे रहा है हमारे को बेटा, यहाँ पे हमारे को समूह दिखाई दे रहा है CHO। क्या दिखाई दे रहा है, CHO। इसका मतलब एल्डिहाइड समूह है, तो एक तो हम क्या लगाएंगे एल्डिहाइड के लिए, अल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अल, अल। लेकिन उसको लगाने से पहले हमें देखना होता है बेटा इसमें कार्बन परमाणु कितने हैं, 1 2 3। तो एक के लिए क्या होता है, मैथ एथ प्रॉप। तो क्या आया बेटा, नाम क्या आया, प्रॉप। सारे के सारे बॉन्ड क्या हैं, सिंगल बॉन्ड, तो इसलिए क्या लाया, एन। और जब मैं इसके आगे अल लगाऊंगा तो प्रोपेनल हो जाएगा। क्या हो गया नाम बेटा, प्रोपेनल, ठीक। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है मुझे, प्रोपेनल। तो आंसर नंबर कौन सा आ जाएगा, सही, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी। अब बेटा ये उभयधर्मी किसे कहते हैं, तो बेटा उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति दोनों दर्शाते हैं। एक तो अम्लीय प्रकृति और दूसरा कौन सा है बेटा आपका, क्षारीय प्रकृति। ऐसे ऑक्साइड्स को हम उभयधर्मी ऑक्साइड्स कहते हैं। तो बेटा कौन सा तत्व ऐसा होता है जिसके ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, तो बेटा ये आपको याद रखना, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट, ये कह रहा कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है, तो बेटा इसको ध्यान से सुनना। हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं संतृप्त, ठीक है, और एक कौन से होते हैं आपके, असंतृप्त, ठीक। अब आप कहोगे भैया कौन से संतृप्त होते हैं, तो बेटा मैं कहूँगा जो एल्केन होते हैं, जो क्या होते हैं, एल्केन, वो संतृप्त होते हैं। और वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ बेटा किसके बारे में, कि अगर हमारे पास क्या दे रखा है, C⋯C या C⋯C, इसे कहते हैं एल्कीन, इसे कहते हैं एल्कीन, और इसे कहते हैं एल्काइन, ठीक है। तो ये वाले जो कार्बन है जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, उन्हें बोलते हैं असंतृप्त। कौन से यौगिक कहते हैं, असंतृप्त। तो बेटा इसमें देख लीजिए एन आ रहा है, तो इसका मतलब अगर इसमें एन आ रहा है तो एन का मतलब तो सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे भी मैथ एन आ रहा है तो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है। लेकिन एथिलीन ईन आ गया बेटा, कौन सा समूह आ गया, ईन, तो मतलब डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड का मतलब एथिलीन का सूत्र क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका मतलब ये क्या हुआ आपका, ये वाला हो गया बेटा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। तो आंसर नंबर कौन सा आएगा इसका, C। चलिए नेक्स्ट, तो ये 6 क्वेश्चन आपके किसके हुए बेटा, ये 6 क्वेश्चन हुए आपके केमिस्ट्री के। अब आगे बात करते हैं हम किस चीज़ में, बायो। तो बेटा अब तीसरे का क्या है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बायोलॉजी के अंदर, आपसे कह रहा है दाएं निलय से अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है। तो बेटा हमारे को पता है हमारा जो हृदय है वो 4 चैम्बर का होता है, जिसके अंदर 4 कोष्ठक होते हैं। पहला कोष्ठक कौन सा होता है, अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है, तो बेटा 4 हमारे क्या होते हैं, 4 पार्ट होते हैं हमारे किसके, हृदय के, 2 आलिंद और 2 निलय। तो बेटा अशुद्ध रक्त खुद ही बताइए, अशुद्ध रक्त कहाँ पे शुद्ध होके कहाँ पे शुद्ध होगा जाके, फेफड़ों में। तो आंसर आ जाएगा इसका फेफड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, द्विनिषेचन विशेष लक्षण होता है। द्विनिषेचन की प्रक्रिया बेटा कौन से वाले में होती है, जंतुओं में होती है, आवृतबीजी पादपों में होती है, अनावृतबीजी पादपों में होती है, या शैवालों में होती है। तो बेटा याद रखना है आप लोगों को, ये जो द्विनिषेचन की जो प्रक्रिया है बेटा ये किस में होती है, आपकी आवृतबीजी पादपों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, मटर के लंबे पौधों का क्रॉस बौने पौधों से कराने पर प्रथम श्रेणी में लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब हम जो है क्या नाम है, कैपिटल टी का जब हम निषेचन किसके साथ करा रहे होते हैं, स्मॉल टी के साथ, तो बेटा हमें पता है चारों की चारों जो संतति हैं वो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलने वाली हैं, अर्थात संकर लंबे पैदा होंगे। कैसे में, प्रथम में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पौधे होंगे। लेकिन जब हम द्वितीय पीढ़ी का संकरण करा रहे होंगे, अर्थात कैपिटल टी का और कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों का जब हम कर रहेंगे तो बेटा यहाँ से हमारे को कितने प्रकार के मिल रहे होंगे, यहाँ से हमारे को मिलने वाले होंगे 4 प्रकार के, जिसके अंदर कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप के 2, ठीक है। हमारे को टोटल 4 प्राप्त हो रहे होंगे, ठीक है। इनका जो फिनोटाइप रेशियो होता है बेटा वो कितना होता है, वो होता है 1:2:1,
1, अर्थात कैपिटल टी कितने 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने 2 और स्मॉल टी कितने 1। ठीक है, तो कैपिटल होते हैं शुद्ध लंबे, ये होते हैं संकर लंबे, और स्मॉल टी वाले होते हैं बौने। तो बेटा हमारे को जो द्वितीय पीढ़ी में जो हमारे को प्राप्त होने वाले होंगे पौधे, वो कैसे होंगे, वो हमारे कुछ लंबे होंगे और कुछ बौने होंगे। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, ध्यान से याद रखना इसके अंदर। और इसका ये फिनोटाइप रेशियो पूछ भी लेता है 1:2:1। और किसके अंदर कह रहा हूँ बेटा, ये मैं जब एकल संकरण हो रहा होता है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। और ये मैं अभी बात कर रहा था कि जो आपके जो मनुष्य का जो हार्ट है, जो हृदय है, उसके अंदर कितने चैम्बर अर्थात कोष्ठक होते हैं, तो बेटा 4, 2 आलिंद और 2 नीले, 2 आलिंद और 2 नीले। चलिए नेक्स्ट, मुकुलन पाया जाता है। तो बेटा आपको ये याद रखना पड़ेगा, अलैंगिक जनन के अंदर इसके अंदर अलग अलग तरीके का विखंडन होता है, मुकुलन होता है। तो बेटा मुकुलन किसके अंदर पाया जाता है, तो याद रखेंगे हाइड्रा के अंदर। चलिए नेक्स्ट, जैविक घटकों में आते हैं। तो बेटा हमारे को पता है जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र होता है वो 2 प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है, एक तो जैविक से और एक किससे मिलकर बना होता है, अजैविक से। ठीक है, तो बेटा अजैविक घटक के अंदर कौन से आते हैं और जैविक के अंदर बेटा वो सारे के सारे आते हैं जो आपके सजीव होते हैं। और अजैविक के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो अजैविक के अंदर आते हैं जो निर्जीव होते हैं, जैसे प्रकाश है ना, जैसे ताप, ठीक है, जैसे वायु, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये अजैविक घटक हैं। ठीक है, तो फिर जैविक घटक का मतलब कौन सा आएगा, जितने भी सजीव हैं, तो उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर आ जाएगा, उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक। उत्पादक जो भोजन बनाते हैं, उपभोक्ता जो उनका उपभोग कर रहे हैं, और अपघटक जो मनुष्य के या जीवों के मरने के बाद उनका अपघटन कर देते हैं, ये क्या कहलाते हैं, आपके अपघटक। चलिए नेक्स्ट, और लास्ट क्वेश्चन आज का, ये कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से पारिहितैषी क्रियाकलाप चुनिए। बेटा पारिहितैषी, पहले तो ये बात समझिए पारिहितैषी क्या चीज़ होता है। तो पारिहितैषी का मतलब होता है जो कि हमारे वातावरण के लिए हितकारी हो, वातावरण के लिए हितकारी मतलब वातावरण के लिए सही हो। ठीक है, तो वैसी चीज़ क्या कहलाएगी, पारिहितैषी। चलिए अब आप इसका ऑप्शन पढ़िए। पहला, परिवहन के लिए मोटर गाड़ी का उपयोग करना, खरीदारी के लिए पॉलीथीन की थैलियों का उपयोग करना, कपड़े रगड़ने के लिए रंगों का उपयोग करना, रंगने के लिए, ठीक है, और सिंचाई के लिए बिजली के उत्पादन हेतु पवन मिलों का उपयोग करना। तो बेटा आप देखिए इनमें से हमारी प्रकृति के लिए कौन सी चीज़ सही है। परिवहन के लिए मोटर गाड़ी, आपको पता है, आप अगर विद्यालय भी अगर आप जा रहे हो, अगर आपका विद्यालय आपके घर के पास है और आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो, तो बेटा आप देखो बिना बात की क्या कर रहे हो, वायु प्रदूषण कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो आप अगर पैदल जा सकते हो या साइकिल से जा सकते हो, तो आप तो वो पर्यावरण के लिए हितकारी होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आप पॉलीथीन का यूज करते हो, तो पॉलीथीन आपको पता है ना कि ऐसी चीज़ होती है जो कि अजैव निम्नीकृत, आपने सुना होगा, जो कि जल्दी से नष्ट नहीं होती। तो ये भी पर्यावरण के लिए क्या है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, ये दोनों पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर मैं रंगने के लिए रंगों का यूज करूंगा तो बेटा ये मृदा प्रदूषण के लिए वो रहेगा, तो इसलिए भी ये गलत हो गया। सिंचाई के लिए बिजली उत्पादन हेतु पवन मिलों का, तो बेटा ये पवन मिल वगैरह जो ये जो चीज़ें होती है ना, पवन चक्की वगैरह, इससे वायुवरण प्रदूषित नहीं होता। तो ये वायुवरण के लिए क्या है आपका, हितैषी, पारिहितैषी। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, डी। सही है। चलिए, तो ये इस टाइप से बेटा आप लोगों ने देखे कुछ हमारे यूपी बोर्ड के लिए या फिर कोई भी क्लास 10th हो आपका, 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट साइंस के कुछ क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा अगर आप लोगों को ऐसी ही वीडियोज़ और आगे भी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो एक बार आप लोग अपने आप एक बार हर एक ऑप्शन पे या क्वेश्चन पे जा जाकर वीडियो को पॉज करके अपने आप अपना उत्तर देने की कोशिश करना। मैं आशा करता हूँ कि इसमें से पक्का 5 एक क्वेश्चन आपके 5 से ज़्यादा भी लग सकते हैं। ठीक है ना, तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आए और आप अच्छा करके आएँ। धन्यवाद।